स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ऑल्टरनेटिंग करंट एसी के अंदर जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आगे मैंने जेडब्ल्यू नीट के एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपको करवाए थे, जो थोड़े बाकी रह गए थे वो मैं यहाँ पे आपको भेज रहा हूँ। अब यहाँ पे बात हम करेंगे पावर इन एसी सर्किट्स। पावर के बारे में हम बात करेंगे। तो एसी सर्किट के अंदर इंस्टेंटेनियस पावर किसको बोला जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टेंटेनियस पावर किसको बोला जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस पावर अगर कभी भी आपको एमसीक्यू में या कहीं भी आपको पूछ लिया तो इंस्टेंटेनियस पावर के अंदर जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होगा वो वोल्टेज और वो ही टाइम पे इंस्टेंटेनियस जो करंट होगा वो करंट का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी है, इंस्टेंटेनियस करंट I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 है। तो ये वोल्टेज और ये करंट दोनों का यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पे पावर इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू V इंटू I, वोल्टेज का फॉर्मूला लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया है करंट का फॉर्मूला I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। टी टाइम पे करंट और टी टाइम पे वही टाइम पे मिलने वाला वोल्टेज, दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको इंस्टेंटेनियस पावर देगा। फिर इसके बाद अगर आपको चाहिए एवरेज पावर, या तो एग्ज़ाम में एमसीक्यू में आपको पूछ ले कि एवरेज पावर क्या होता है, या तो ट्रू पावर, दूसरा नाम है उसका ट्रू पावर, तो वो होगा VRMS रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, IRMS रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट इंटू cos 5। तो यहाँ पे द एवरेज ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इन एन AC सर्किट ओवर अ फुल साइकिल इज नोन एज एवरेज पावर। जब एक वोल्टेज की एक फुल साइकिल होती है, ये फुल साइकिल है, देखो यहाँ पे 0 से लेके टी टाइम तक, 0 से लेके टी टाइम तक एक वोल्टेज का पूरा एक साइकिल निकलेगा यहाँ पे। तो पूरे साइकिल पे जो आपको मिलेगा एवरेज, वो होगा आपका एवरेज पावर। द एवरेज ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इन एन एसी सर्किट ओवर अ फुल साइकिल। यहाँ पे फुल साइकिल पे यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर जो होगा वो यहाँ का इंस्टेंटेनियस पावर, यहाँ का इंस्टेंटेनियस पावर, यहाँ का इंस्टेंटेनियस पावर, यहाँ का इंस्टेंटेनियस, यहाँ का इंस्टेंटेनियस, सभी जगह का इंस्टेंटेनियस पावर, वो सभी का आपको क्या लेना है यहाँ पे एवरेज। तो यहाँ पे लिखा है द एवरेज ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इन एन एसी सर्किट ओवर अ फुल साइकिल इज नोन एज एवरेज पावर। समझ में आ रहा है। तो पूरी साइकिल पे जो इंस्टेंटेनियस पावर मिलेंगे वो सभी का आपको क्या लेना है, एवरेज लेना है। तो आपको वो मिल जाएगा यहाँ पे एवरेज पावर। अब एवरेज पावर का फॉर्मूला P एवरेज इक्वल्स टू VRMS IRMS cos 5। जो cos 5 जो है उसको पावर फैक्टर बोला जाता है, आपको मालूम है। ये फॉर्मूला हुआ एवरेज पावर का, ये आगे डिराइव भी हमने किया था। P एवरेज इक्वल्स टू VRMS IRMS cos 5। और VRMS को आप लिख सकते हो मैक्सिमम वोल्टेज बाई √2, IRMS को लिख सकते हो मैक्सिमम करंट बाई √2, cos 5 का cos 5। फिर यहाँ पे नीचे √2 इंटू √2 आप लिख सकते हो, तो मैक्सिमम वोल्टेज इंटू मैक्सिमम करंट V नॉट I नॉट बाई 2 cos 5। उसी तरह से आप यहाँ पे V एवरेज को आप I²R फॉर्मूला के हिसाब से पावर इक्वल्स टू I²R, फॉर्मूला आपको मालूम है, पावर इक्वल्स टू I²R, वो फॉर्मूला के हिसाब से आप I की जगह पे IRMS का स्क्वायर करोगे, क्योंकि पावर इक्वल्स टू I²R फॉर्मूला तो ऑलरेडी है ही, आपको मालूम ही है पावर इक्वल्स टू I²R। ये फॉर्मूला तो पावर इक्वल्स टू I²R तो आपको मालूम ही है। लेकिन यहाँ पे AC साइकिल की बात हो रही है, तो यहाँ पे I हम नहीं लिख सकते, यहाँ पे हम लिखेंगे I का RMS वैल्यू। तो I²R की जगह पे IRMS² लिख सकते हैं। और आपको वो भी मालूम होगा IRMS इक्वल्स टू VRMS अपॉन इम्पीडेंस Z होता है। IRMS इक्वल्स टू VRMS अपॉन Z। तो यहाँ पे IRMS की जगह पे V² RMS अपॉन Z² होगा। यहाँ पे I² की जगह पे V² अपॉन Z² मैंने रख दिया है और इंटू R का R है।
तो ये सभी जो फॉर्मूला आपको दिख रहे हैं वो सभी एवरेज पावर के फॉर्मूला है। फिर थर्ड हम बात करेंगे अपीरेंट और वर्चुअल पावर की। यहाँ पे हम बात करेंगे अपीरेंट और वर्चुअल पावर। यहाँ पे अपीरेंट पावर या तो वर्चुअल पावर भी उसको बोला जाता है। ये क्या है, देखो उसका फॉर्मूला, अपीरेंट पावर का फॉर्मूला होता है सिर्फ VRMS इंटू IRMS, और VRMS मैक्सिमम वोल्टेज बाई √2, IRMS मैक्सिमम करंट बाई √2, जिसको V0 I0 बाई 2 भी बोल सकते हैं हम। तो एग्ज़ाम में आपको कोई भी MCQ पूछ ले, अगर आपको अपीरेंट या वर्चुअल पावर पूछा है तो आप ये फॉर्मूला लिखोगे। एवरेज पावर में तो आपको मालूम ही है, और इंस्टेंटेनियस पावर में ये फॉर्मूला होगा। कौन सा पावर पूछा है ऐसी सर्किट में वो आप देखना। उसके बाद बात होगी यहाँ पे पावर फैक्टर की। ये पावर फैक्टर क्या है, मैंने अभी आपको आगे बताया था कि ये जो एवरेज पावर में VRMS IRMS और पीछे जो cos 5 है, उसमें ये cos 5 वाला जो स्टेप होता है उसका नाम हम लिखते हैं पावर फैक्टर। लेकिन ये पावर फैक्टर क्या होता है, देखो, इट मे बी डिफाइंड एज कोसाइन ऑफ द एंगल ऑफ लेग और लीड। मीन्स यहाँ पे वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस रहता है 5 जितना, कभी क्या होता है करंट पीछे रह जाता है 5 जितना, कभी करंट आगे लीड करता है 5 जितना, तो कभी करंट आगे या तो कभी करंट पीछे रहता है, आपको मालूम है। तो करंट आगे और पीछे रहेगा जितना, वो जो फेज डिफरेंस होगा 5, वो 5 का आपको लेना है कोस फंक्शन, कोस वैल्यू। वो 5 का आपको कोस वैल्यू लेना है, जिसको आप बोल सकते हो पावर फैक्टर। समझ में आ रहा है? मान लो यहाँ पे मैं फेजर ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे फेजर ड्रॉ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे वोल्टेज देखो, यहाँ पे वोल्टेज मैं ले रहा हूँ एक्स एक्सिस पे वोल्टेज ले रहा हूँ, करंट ले रहा हूँ यहाँ पे नीचे की वाई एक्सिस में करंट आई। तो ये है वोल्टेज और ये है करंट आई। तो देखो वोल्टेज अभी एक्स एक्सिस पे, करंट पीछे रह चुका है, कितना पीछे रह चुका है, π/2 जितना पीछे रह चुका है। तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल मिलेगा वो एंगल को आप क्या बोलते हो, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वो एंगल जो होगा वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होगा, वो एंगल का आप कौन सा कोस वैल्यू लोगे, आप वो एंगल की कोस वैल्यू लोगे, उसको आप बोल सकते हो पावर फैक्टर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, ये वोल्टेज है, करंट इस तरह से इतना पीछे है 5 जितना, देखो ये वोल्टेज है और ये करंट है। यहाँ पे देखो ये वोल्टेज और ये करंट कितना पीछे है, 5 जितना पीछे है। तो यहाँ पे 5 क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I, V और I के बीच का फेज डिफरेंस है। ये 5 की आप कौन सी वैल्यू लोगे, कोस वैल्यू, cos 5 लोगे तो ये cos 5 को बोला जाएगा पावर फैक्टर। यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है देखो। फिर दूसरा यहाँ पे इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस। रेजिस्टेंस जिसको आप वो R बोलते हो, और इम्पीडेंस LCR सर्किट पे जो इम्पीडेंस होता है जिसको आप Z बोलते हो, तो R और Z का रेशियो जो होगा उसको भी पावर फैक्टर बोल सकते हैं हम। तो cos 5 इक्वल्स टू R अपॉन Z, ये भी याद रखना आप। समझ में आ रहा है? रेजिस्टेंस अपॉन यहाँ पे इम्पीडेंस, उसको भी आप क्या बोल सकते हो, पावर फैक्टर। या तो ट्रू पावर अपॉन अपीरेंट पावर को भी आप पावर फैक्टर बोल सकते हो, क्योंकि ट्रू पावर का फॉर्मूला ऊपर लिखा है, देखो ट्रू पावर का फॉर्मूला VRMS IRMS cos 5, और यहाँ पे अपीरेंट पावर, अपीरेंट का फॉर्मूला है VRMS IRMS। तो VRMS IRMS cos 5 अपॉन VRMS IRMS, तो यहाँ पे बचेगा cos 5। तो इसको भी आप बोल सकते हो पावर फैक्टर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे पावर फैक्टर को 3 अलग अलग वे पे डिफाइन किया हुआ है, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछ लेंगे, मान लो ट्रू पावर अपॉन अपीरेंट पावर को क्या बोल सकते हैं, तो ट्रू पावर अपॉन अपीरेंट पावर को आप बोल सकते हो पावर फैक्टर cos 5। कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सोल्व कर पाओगे। फिर बाद में हम बात करेंगे चोक कॉइल। ये चोक कॉइल क्या होती है, देखो जनरली फ्लोरोसेंट ट्यूब या तो ट्यूबलाइट्स के अंदर चोक कॉइल देखने को मिलती है। ये चोक कॉइल क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, choke coil is a device having high inductance and negligible resistance। एक ऐसी डिवाइस है, देखो ये choke coil, जिसका इंडक्टेंस बहुत ही ज़्यादा होगा और रेजिस्टेंस बहुत ही कम होगा। इट इज़ यूज टू कंट्रोल करंट इन AC सर्किट एंड
इन फ्लोरोसेंट ट्यूब्स। समझ में आ रहा है? कोई भी ऐसी सर्किट है उसके अंदर करंट को कंट्रोल करना है, करंट की वैल्यू को कंट्रोल करना है, तो चोक कॉइल वहाँ पे आपको मिलेगी, चोक कॉइल वहाँ पे ज्वाइन की होगी। और फ्लोरोसेंट ट्यूब मीन्स ये सभी ट्यूबलाइट्स के अंदर भी ये चोक कॉइल आपको मिलेगी। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वॉटलेस करंट। ये जो वॉटलेस करंट है जो मैंने आगे आपको पढ़ाया था, वो वॉटलेस करंट के प्रिंसिपल पे ये चोक कॉइल वर्क करती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक आयन का कोर है, आयन का एक कोर मीन्स एक रोड है, मान लो आयन का रोड, उसके ऊपर ये वायर वाउंड किया हुआ है और यहाँ पे ये ज्वाइन कर दिया है एसी सोर्स। तो ये जो आपको दिख रहा है ये चोक कॉइल की फिगर है। चोक कॉइल में और कुछ नहीं होता है, क्या होता है देखो, एक आयन के कोर के ऊपर इस तरह से आपको वायर वाउंड कर देंगे, कॉपर का वायर जो होगा वो इस तरह से वायर वाउंड कर देंगे, कोयल बना देंगे, कॉपर की वायर की कोयल जिसके बीच में रखा है आयन का कोर। तो ये जो आपको दिख रहा है वो है एक चोक कॉइल। समझ में आ रहा है? तो चोक कॉइल एक वॉटलेस करंट के प्रिंसिपल पे वर्क करेगी, यहाँ पे लिखा हुआ है। और वो कहाँ पे यूज़ होता है? जनरली जहाँ पे करंट को कंट्रोल करना पड़ता है वहाँ पे एक चोक कॉइल आपको देखने को मिलेगी। और ट्यूबलाइट्स के अंदर, फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर भी चोक कॉइल आपको देखने को मिलेगी। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बचा है वो देखो यहाँ पे हमारे घर में जो एसी करंट, इंडिया में जो हमारे घर में एसी करंट आता है पावर हाउस में से, आपको मालूम है आपके स्विच बोर्ड में, घर में जो स्विच बोर्ड होता है जिसमें एसी करंट आता है, वो एसी करंट कहाँ से आता है? पावर हाउस में से। पावर हाउस क्या करेगा? पावर हाउस यहाँ पे एसी करंट को जनरेट करेगा और आपके घर तक भेजेगा। तो जो आपके घर में एसी करंट आएगा वो एसी करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होती है। 50 हर्ट्ज़ मीन्स यहाँ पे देखो करंट वर्सेस टाइम का एक ग्राफ है। ये एक साइकिल हुई, एक साइकिल, वन साइकिल, ये पूरी वन साइकिल हुई। तो ये वन साइकिल इस तरह की 50 साइकिल, ये वन है, उस तरह से दूसरी, तीसरी, इस तरह से 50 साइकिल एक सेकंड में आएगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट, कोई पूछे आपको अल्टरनेटिंग करंट जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वो होती है 50 हर्ट्ज़। हमारे घर में जो आएगा अल्टरनेटिंग करंट वो है 50 हर्ट्ज़। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, करंट यहाँ से निकला जब, तो यहाँ पे देखो, यहाँ तो ज़ीरो था, अब यहाँ से जब निकला तब पहली बार ये मैक्सिमम हुआ, फिर पहली बार वो ज़ीरो हुआ, फिर दूसरी बार मैक्सिमम और दूसरी बार ज़ीरो हुआ। तो जब ये पूरी साइकिल की अब बात की जाएगी तो उसमें 2 बार मैक्सिमम होता है, यहाँ से निकलने के बाद 2 बार मैक्सिमम होता है और 2 बार ज़ीरो होता है। तो एक साइकिल में 2 बार मैक्सिमम, 2 बार ज़ीरो हुआ। तो 50 हर्ट्ज़ में इस तरह की 50 साइकिल होती है। तो 50 × 2 100 टाइम्स मैक्सिमम करंट होगा, 100 टाइम करंट ज़ीरो होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे लिखा हुआ इन वन साइकिल द करंट बिकम्स ज़ीरो ट्वाइस। समझ में आ रहा है? यहाँ पे करंट 2 बार ज़ीरो होता है और 2 बार मैक्सिमम होता है। तो जब कोई बल्ब हम ज्वाइन करेंगे, ये है एसी सोर्स, उसके साथ एक ज्वाइन कर दिया बल्ब, अब इसके अंदर एसी करंट आएगा। तो एसी करंट की फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों? 50 हर्ट्ज़। 50 बार इस तरह की साइकिल एक सेकंड में निकलेगी। तो ये एक साइकिल में 2 बार मैक्सिमम होता है, 2 बार ज़ीरो होता है। तो इस तरह की 50 साइकिल निकली, तो 50 बार करंट मैक्सिमम, 50 × 2 100 टाइम्स करंट मैक्सिमम होगा, 100 टाइम करंट ज़ीरो होगा। तो जब ये बल्ब को हम ज्वाइन करेंगे, यहाँ से करंट आएगा, तो एक सेकंड में ये बल्ब 100 बार 100 टाइम्स ये फुल लाइट देगा और 100 टाइम ये पूरा यहाँ पे लाइट कट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये 100 बार फुल लाइट देगा आपको। ये बल्ब जो होगा वो 100 टाइम्स क्या करेगा आपको? वो फुल लाइट देगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हैंड्स अ बल्ब लाइट्स अप 100 टाइम्स। एक सेकंड में 100 बार ये आपको मैक्सिमम लाइट देगा एंड 100 टाइम्स वो ऑफ हो जाएगा। तो 100 बार ऑन होगा, 100 बार ऑफ हो जाएगा। तो एक सेकंड में ये बल्ब 100 टाइम्स ऑन होता है, 100 टाइम्स ऑफ होता है। तो आप बोलोगे सर जब हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब 100 टाइम्स ऑफ होता है, 100 टाइम्स ऑन होता है, तो हमें तो ऐसा नहीं दिखता है, हमें तो ये बल्ब कंटिन्यू चालू ही दिखता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, बट ड्यू टू
परसिस्टेंस ऑफ विज़न, यहाँ पे आपका जो आपके आई की जो विज़न की कैपेसिटी होती है वो इतनी स्पीड में नहीं देख पाता है कि अगर बल्ब 100 टाइम्स बंद हुआ है या 100 टाइम्स चालू हुआ है तो इतनी 1 सेकंड में इतनी स्पीड में आपकी आई नहीं देख पाएगी। आपको ऐसा ही लगेगा ये बल्ब चालू ही है। तो ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ विज़न इट अपीयर्स लाइटेड कंटिन्यूसली, तो आपको तो वो ऐसा ही लगेगा, तो वो कंटिन्यू लाइट दे रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये एक कॉन्सेप्ट हुआ जो आपको यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि 100 बार ऑन ऑफ बल्ब क्यों होता है, क्योंकि आपको एग्जाम में एमसीक्यू में कहीं ना कहीं इस तरह का कुछ पूछ लेंगे। चलो अब उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो देखो यहाँ पे, एसी इज़ मोर डेंजरस देन डीसी। यहाँ पे लिखा हुआ है एसी जो करंट होता है यहाँ पे एसी सर्किट वो डीसी सर्किट से ज़्यादा डेंजर होती है। ऐसा क्यों? देखो, क्योंकि एसी वोल्टेज हमारे स्विच बोर्ड में एसी वोल्टेज जो आते हैं वो 220 वोल्ट है। तो हमारे स्विच बोर्ड में जो वोल्टेज आते हैं ना उसको तो आप VRMS वैल्यू बोल सकते हो। तो हमारे स्विच बोर्ड में जो वोल्टेज आते हैं VRMS वो 220 वोल्ट है। समझ में आ रहा है? और 220 वोल्ट की डीसी बैटरी ले लो, मान लो जहाँ से 220 वोल्ट डीसी मिल रहा है वो ले लो। तो 220 वोल्ट एसी लिया, 220 वोल्ट डीसी लिया, तो एसी क्यों डेंजरस है? देखो, क्योंकि VRMS 220 वोल्ट है, लेकिन मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगा? क्योंकि VRMS का फॉर्मूला आपको मालूम है, VRMS इक्वल्स टू मैक्सिमम वोल्टेज बाई 2, तो मैक्सिमम वोल्टेज इक्वल्स टू √2 इंटू VRMS। तो ये VRMS 220 को मैं √2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मैक्सिमम वोल्टेज आपको मिलेगा 311 वोल्टेज, 311 वोल्ट। तो देखो, जब हम एसी सर्किट ज्वाइन करते हैं तो उसके अंदर VRMS 220 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन मैक्सिमम तक उसकी वैल्यू कितनी जा रही है? 311 वोल्ट तक जा रही है। और डीसी में तो क्या होगा? 220 बोला है तो 220 ही आ रहा है। डीसी में क्या होगा? 220 वोल्ट बोला है तो वोल्टेज कांस्टेंट 220 वोल्ट ही मिलेगा। और एसी में क्या होगा? 220 VRMS बोला है तो उसमें मैक्सिमम वोल्टेज 311 वोल्ट इतना हायर तक जाता है। तो डीसी से ज़्यादा एसी क्यों डेंजरस है? समझ में आया बच्चों? क्योंकि 220 वोल्ट एसी सप्लाई और 220 वोल्ट डीसी सप्लाई में, एसी में क्या होगा? मैक्सिमम वोल्टेज 311 वोल्ट तक जाता है, तो ये ज़्यादा डेंजरस हुआ, ये वोल्टेज बढ़ गई, ये ज़्यादा डेंजरस हुआ। और डीसी में तो 220 बोला है तो वही आपको मिलेगा। तो यहाँ पे कोई आपको पूछे एसी वोल्टेज ज़्यादा डेंजरस है डीसी से, ऐसा क्यों? तो ये उसका रीज़न है। उसके बाद एक सिंपल सा यहाँ पे नॉलेज का क्वेश्चन दिया हुआ है, एसी इक्विपमेंट्स आर मोर ड्यूरेबल एंड कन्वीनियंट कंपेयर टू डीसी इक्विपमेंट्स। याद रखना कि एसी जनरली एसी मोटर ले लो या एसी से चलने वाले कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा वो ज़्यादा ड्यूरेबल होगा और वो ज़्यादा आपको यूज़ करने में इजी रहेगा। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है यहाँ पे। उसके बाद एक नया क्वेश्चन चालू हो रहा है, नया कॉन्सेप्ट, स्किन इफेक्ट। देखो ये स्किन इफेक्ट क्या है, सुनो। ये स्किन इफेक्ट है बहुत ही ईजी, लेकिन आपको एक नया कॉन्सेप्ट जानने को मिलेगा यहाँ पे। अ डायरेक्ट करंट फ्लोज यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। देखो यहाँ पे ये डीसी करंट है, मान लो ये वायर में डीसी करंट आ रहा है, तो ये वायर का क्रॉस सेक्शन, देखो वायर को मैंने बीच में से यहाँ पे कट किया तो वायर का क्रॉस सेक्शन दिखेगा। ये पूरा वायर है और वायर का क्रॉस सेक्शन, जैसे ये पेन है, ये पेन है, देखो ये पेन, तो ये क्या है? यहाँ पे जो है वो पेन का क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो है ये वायर, और यहाँ पे कट किया तो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जब डीसी करंट फ्लो हो रहा है, वायर में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? वायर में डीसी करंट फ्लो हो रहा है, तब पूरे क्रॉस सेक्शन में से इक्वली करंट निकलेगा बाहर। यहाँ पे देखो सभी जगह में से करंट जा रहा है। ये रेड कलर का जो ड्रॉ किया है मैंने, ये पूरे क्रॉस सेक्शन में से करंट पास हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये जो वायर है ये उसका क्रॉस सेक्शन है, तो ये पूरे क्रॉस सेक्शन में से यूनिफॉर्म करंट पास हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे करंट, ये बाउंड्री पे करंट ज़्यादा है, बीच में करंट कम, ऐसा नहीं है। ये पूरे क्रॉस सेक्शन में से करंट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यूनिफॉर्मली जा रहा है।
यूनिफॉर्मली बाहर इस तरह से जा रहा है करंट सभी जगह में से, पूरे क्रॉस सेक्शन में से। लेकिन एसी में क्या होगा? इन ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लोज मेनली अलोंग द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, दिस इफेक्ट इज नोन एज स्किन इफेक्ट। देखो ऑल्टरनेटिंग में क्या होगा, कोई वायर है, मान लो इस तरह का ये वायर है और उसके अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट पास हो रहा है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट पास हो रहा है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होगा, ये करंट जो होगा वो वायर के जो किनारे के पोर्शन में से ही निकलेगा, बीच वाला जो पोर्शन होगा उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। समझ में आ रहा है? मान लो ये वायर है, ये पूरा वायर है मान लो, तो वायर का जो किनारा वाला एज वाला पोर्शन होगा वहाँ से करंट जाएगा, एग्जैक्ट कोर पोर्शन बीच में जो पोर्शन होगा उसमें से करंट नहीं जाएगा। तो आप सोचोगे कि इतने पोर्शन में से ये वाइट कलर का पोर्शन जो है वायर का, वाइट कलर का पोर्शन, उसमें से करंट क्यों नहीं जाएगा और बाउंड्री पे ही करंट क्यों चलेगा? तो वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। लेकिन ये इफेक्ट को बोली जाती है स्किन इफेक्ट। मान लो स्किन के ऊपर से, स्किन कहाँ पे होती है? आउटर लेवल पे, ये आउटर पोर्शन है, बाहर का पोर्शन, बाहर साइड वाला पोर्शन। तो स्किन वाले पोर्शन में, हमारे हाथ में भी देखो ये फिंगर है, उसमें क्या होगा, ये स्किन बाहर की ओर है, तो बाहर की ओर से ही क्या होगा, करंट फ्लो होगा, बीच में से कोर पोर्शन में से करंट फ्लो नहीं होगा। किसके अंदर? एसी के अंदर। तो उसको हम बोलेंगे स्किन इफेक्ट। तो ये क्यों ऐसा होता है? देखो, द रीज़न इज दैट व्हेन अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, द फ्लक्स चेंज इन इनर पार्ट ऑफ द कंडक्टर इज हायर देन द आउटर पार्ट। तो यहाँ पे इनर पार्ट होता है, बीच वाला पार्ट होता है, उसमें ज़्यादा फ्लक्स यहाँ पे चेंज होता है। तो ज़्यादा फ्लक्स चेंज होने की वजह से यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इंड्यूस करंट भी यहाँ पे मिलेगा। तो जो सिंपल ऑर्डिनरी एसी करंट होगा वो बाउंड्री पे ही चलेगा और बीच में से वो ट्राई नहीं करेगा चलने की। बीच वाला पोर्शन जिसमें से करंट यहाँ पे नहीं पास होगा, वो बाउंड्री के ऊपर से ही पास होगा। तो यहाँ पे देखो ये उसका रीज़न है। और अगर करंट की फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते हो, मैंने आपको बताया था हमारे घर में जो करंट आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज़। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हो, फ्रीक्वेंसी को अगर आप बढ़ाते हो तो यहाँ पे आपको स्किन इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगी, स्किन इफेक्ट भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतना ही फ्लक्स में फास्ट चेंज होगा और बीच में से कोर वाला पोर्शन खाली होता जाएगा और बाउंड्री पे ही करंट जाता हुआ आपको दिखेगा। तो ये बाउंड्री पे ही करंट जाएगा, बीच में से करंट नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? और जितने पोर्शन में से करंट जाएगा, देखो यहाँ पे मैंने थोड़ी एक बड़ी फिगर ड्रॉ की एनलार्ज करके, देखो यहाँ पे बीच में I = 0 है, बीच वाले पोर्शन में से करंट नहीं जाएगा। लेकिन बाउंड्री वाले ये रेड कलर का जो पोर्शन है उसमें से करंट जाएगा। यहाँ पे देखो ये करंट, एसी करंट मान लो जा रहा है तो वो बाउंड्री पे ही जाएगा। समझ में आ रहा है? मान लो यहाँ पे ये पेन है, ये पेन को आप खोलोगे इस तरह से, तो देखो ये पेन को खोलोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको एक ये बाउंड्री वाला पोर्शन मिलेगा और बीच में देखो, बीच में क्या होगा, बीच में एक गैप होगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है? तो ऐसा आप सोच लो कि बाउंड्री वाला जो पोर्शन है उसमें से ही करंट जाएगा और बीच में जो पोर्शन, ये खाली पोर्शन, उसमें से करंट नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितनी डेप्थ में से करंट पास होता है उसको आप क्या बोलोगे, स्किन डेप्थ। समझ में? डेल्टा, देखो इतनी डेप्थ में से करंट पास होगा, इतनी डेप्थ में से, तो उसको स्किन डेप्थ बोला जाएगा। इतनी डेप्थ में से करंट पास हो रहा है तो स्किन डेप्थ उसको बोला जाएगा। तो बच्चों जनरली मैंने आगे के लेक्चर में JEE नीट के सभी कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा आपको करवा दिए थे और जो बाकी थे उसका मैंने ये लेक्चर, वीडियो लेक्चर आपको बना के भेजा है। तो आप ये पूरा देख लो। एसी करंट, ये जो चैप्टर के अंदर आपने देखा, उस JEE नीट में से बहुत सारे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, बोर्ड में भी इसका वेटेज अच्छा है। तो ये पूरा अच्छी तरह से लर्न करो और कोई भी डाउट्स है तो मुझे लाइव लेक्चर में नेक्स्ट आप पूछ सकते हो।